जय श्री राम दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स का 4th यूनिट पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपका ये सारा टॉपिक्स है। सबसे ऊपर मैनेजमेंट में आपको बताया गया है कि पढ़ना है कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में। तो चलिए हम लोग पहले छोटा सा मैनेजमेंट क्या होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं, एंड देन कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो होता है उसके बारे में भी इसी वीडियो में देखेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी के लिए मैनेजमेंट का डिफिनीसन यहाँ पे प्रस्तुत है। देख सकते हैं मैनेजमेंट क्या होता है। तो मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग रिसोर्स टू अचीव ए स्पेसिफिक गोल्स। यानी कि जो प्रबंधन होता है उसमें क्या करने होते हैं, तो ये प्रक्रिया होता है जिसमें प्लानिंग करने आना चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग करने आना चाहिए, लीडिंग करने आना चाहिए और कंट्रोलिंग भी करने आना चाहिए। किसके लिए? तो किसी भी स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए। मेरे प्यारे साथियों, जब आप डिप्लोमा पास करके बाहर जाइएगा या फिर आप किसी भी कंपनी में जाते हैं, तो मान लिया जाए वहाँ पे आपको मैनेजर बना दिया जाए, तो आपको ये सारा चीज़ें आने चाहिए कि किस प्रकार से सारे जो भी यहाँ पे वर्कर्स होंगे, एम्प्लॉय होंगे या फिर उससे ऊपर लेवल के अधिकारी होंगे, उन सबों को साथ कैसे रखा जाए, सिस्टमैटिक ढंग से उनसे वर्क कैसे करवाया जाए, कंपनी को बेनिफिट में कैसे रखा जाए। तो उस सब को लिए प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडरशिप वाला होना चाहिए कि आप दूसरों को मोटिवेट कर सके। आप में कंट्रोलिंग करने की क्षमता भी होना चाहिए। किसके लिए? तो प्रोडक्ट को प्राप्त करने के लिए, कोई भी सर्विस आप देना चाहते हैं उसके लिए। तो यही है मैनेजमेंट का डिफिनीसन। आप सभी देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। यहाँ पे मैनेजमेंट के 4 मुख्य कार्य क्या होने चाहिए। आप अगर मैनेजर बनना चाहते हैं तो आपको ये 4 चीज़ें पता होने चाहिए। सबसे पहला है प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग में क्या होना चाहिए? तो आपको एक गोल सेट करना होना चाहिए, एक ऑब्जेक्टिव आपको पता होना चाहिए। किसके लिए? आप में डेवलपिंग स्ट्रेटजी, आपको रणनीति तैयार करने आना चाहिए। तो अचीव देम एंड क्रिएट प्लान टू इम्प्लीमेंट दोज स्ट्रेटजी। यही चीज़ें हैं कि आपको सबसे पहले प्लान करना आना चाहिए। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में आपका ये शामिल है कि किस स्ट्रक्चर को आपको तैयार करने आना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर आपको तैयार करने आना चाहिए। असेसिंग टास्क, आपको मूल्यांकन करने आने चाहिए टास्क का। ठीक है, यहाँ पे इंडिविजुअल्स का या फिर ग्रुप्स को आपको असाइनिंग टास्क करने आने चाहिए। इंश्योरिंग, आपको यह इंश्योर करना होगा कि देयर इज कोऑर्डिनेशन एंड कम्बिनेशन बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी यहाँ पे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप है, प्रकार है, उनके बीच आपको कोऑर्डिनेशन और कम्बिनेशन करने आना चाहिए, इंश्योर होना चाहिए। लीडिंग में यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि आपको मोटिवेट और इंस्पायर करना होगा एम्प्लॉयज़ को। प्रोवाइडिंग देम विथ डायरेक्शन एंड सपोर्ट, आपको दिशा और निर्देश दोनों देने आने चाहिए, मदद करने आना चाहिए। क्रिएटिंग ए पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट, आपको एक धनात्मक, एक ऐसा इन्वायरमेंट, वर्क वाला इन्वायरमेंट क्रिएट करना आना चाहिए जिसमें सारे लोग क्या हो, तो एक अच्छे माइंडसेट के साथ कार्य करें। कंट्रोलिंग करने आना चाहिए आपको। ये मैनेजमेंट के 4 मुख्य कार्यों में से कंट्रोलिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कंट्रोलिंग में क्या शामिल है? तो मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस, जो भी गतिविधि हो रहा है उसको मॉनिटर करना आना चाहिए। आइडेंटिफाई डेविएशंस फ्रॉम प्लान्स, जो भी आपके प्लान्स है उसमें कोई भी डेविएशन आ रहा है, गड़बड़ी आ रहा है, तो आपको उसे पहचानने आना चाहिए। एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन एज नीडेड, आपको महत्वपूर्ण एक्शन लेने भी आना चाहिए। कोई भी गड़बड़ी आप देखते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसे कंट्रोल कैसे करना है आपको पता होना चाहिए। उसी चीज़ों को यहाँ पे हिंदी में दिया गया है। अब आप देख सकते हैं मैनेजमेंट क्या है, तो एक कम्प्लेक्स एंड चैलेंजिंग फील्ड है।
ये आपका चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है और यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये सब करने आता है तो आप रिवार्ड भी पाइएगा। मैनेजर हैव द अपॉर्चुनिटी टू मेक ए रियल डिफरेंस इन द वर्ल्ड। मैनेजर के पास यह अवसर होता है कि वह समाज में, वर्ल्ड में एक अलग प्रकार का डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। ठीक है, अपने कर्मचारी विकसित और प्रेषित करके दुनिया में वास्तविक बदलाव लाने का अवसर ये एक मैनेजर के हाथों में होता है। मेरे प्यारे साथियों, देख सकते हैं कुछ और की पॉइंट है जो कि आपको इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट के लिए आवश्यक होते हैं। तो मैनेजमेंट आपको देखिए, जब भी आप कोई भी आप में एक कौशल होना चाहिए, जब आप इफ़ेक्टिवली रूप से मैनेजमेंट करते हैं, प्रबंधन करते हैं, तो आप में कम्युनिकेशन स्किल जो होता है वो तो होना ही चाहिए। आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप, ठीक है, टीम वर्क कैसे साथ ले करके चलना है, ये सभी आपको आनी चाहिए। तो ये हो गए मैनेजमेंट का कुछ यहाँ पे परिभाषाएं, कुछ इम्पोर्टेंट बातें। तो चलिए अब हम लोग जो है इस सिलेबस में दिया गया है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इसके बारे में देखते हैं। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं आपको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में दिया गया है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को आप ओएस भी कह सकते हैं। आपको इसे समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक क्या है, कंपनी है, इंडस्ट्री है या फिर इंटरप्राइज है। यहाँ पे क्या है, तो इसमें बहुत सारा डिपार्टमेंट होगा। जहाँ पे प्रोडक्ट बनता होगा वो वाला डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये सभी आपके यहाँ पे इस कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में ये सारे डिपार्टमेंट होंगे। तो यहाँ पे देखिए, आपको कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो आपको ज़रूरत होगी ह्यूमन्स की, मैन की ज़रूरत होगी। ठीक है, उसके बाद आप कह सकते हैं कि मैन, मनी, मटेरियल, आपको मटेरियल की तो ज़रूरत होगी ही होगी। ठीक है, पैसे की भी ज़रूरत होगी। तो ये सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो मेरे प्यारे साथियों, ह्यूमन्स जो होता है, मानव जो होता है, मानव रिसोर्सेस जो होता है, वो क्या होता है, तो उसमें बहुत सारे लोग हो सकते हैं। आपके कंपनी में मान लेते हैं अभी वर्क कर रहे हैं, बहुत सारे ह्यूमन्स होंगे। तो उससे अगर नाम दे दिया जाए ABCDEFGH, बहुत सारे लोग रह रहे हैं, हज़ार तक लोग रहते हैं बड़े बड़े कंपनी में। तो ये जो लोग हैं, ये जो लोग रह रहे हैं वो क्या है, तो ये ह्यूमन्स का जो संख्या है, एक ही प्रकार के लोग रह रहे हैं, समझ गए। यहाँ पे मानव की बात हो रही है, वर्कर की बात हो रही है, आदमी की बात हो रही है। तो ये एक प्रकार का ही सिस्टम है। ठीक है, तो सारे लोग जो कंपनी में रह रहे हैं उसे कहा जाए सिस्टम ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, सिस्टम ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ये कहा जाए। तो अब क्या होगा, इस जो सिस्टम ऑफ ह्यूमन रिसोर्स है, जो सारे लोग इस कंपनी में काम कर रहे हैं, उसमें क्या क्या होगा, तो उसमें कोई लोग होंगे बहुत बुद्धिमान, कोई होंगे एकदम उसमें मैनेजमेंट का सारा क्वालिटी मौजूद है। तो उसे क्या होगा, जो भी ऑनर होगा उसे GM बना दे, जनरल मैनेजर बना दे। सबसे ऊपर पद पे CO होंगे, GM होंगे, उसके नीचे वाले जो भी पद होंगे उस पे सारे लोग रह रहे होंगे। तो वो लोग कैसे डिसाइड किया जाए कि कौन सबसे ऊपर रहेगा, कौन सबसे नीचे रहेगा, कौन है जो प्रोडक्ट बनाएगा, कौन है जो क्वालिटी का टेस्टिंग करेगा। ये सभी चीज़ों को करने के लिए पहले क्या करना है, अगर आप कंपनी के मालिक हैं तो आपको सारे वर्कर्स या फिर सारे लोग जो कंपनी में सिस्टम ऑफ ह्यूमन रिसोर्स रह रहा है, सारे व्यक्ति जो रह रहे हैं, उसमें आपको परखना होगा कि कौन तेज है। जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होंगे, जिसमें जो क्वालिटी होगा, स्किल होगा, उसके अनुसार से उन्हें क्या कर दीजिएगा, सिस्टमेटिकली रूप से अरेंज्ड कर दीजिएगा। ठीक है, क्या कर दीजिएगा, अरेंज्ड कर दीजिएगा, सिस्टमेटिकली रूप से अरेंज्ड कर दीजिएगा। वर्कर जो शारीरिक रूप से
क्षमतावान हो, लेकिन वो उतना बुद्धिमान ना हो, तो उसे जो हमेशा दिन भर में 8-10 घंटा काम करने वाला हो तो उसे आप वर्कर बना दीजिएगा, लेबर बना दीजिएगा। तो ये सभी चीज़ें आप अरेंज कर दीजिएगा। क्या, जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको आप सिस्टमेटिकली रूप से अरेंज्ड कर दीजिएगा। उसे ही बोलेंगे क्या, ऑर्गेनाइज्ड बोलेंगे। ओके, तो ऑर्गेनाइज्ड आपने कर दिया तो किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी इंटरप्राइज में या फिर किसी भी फैक्ट्री में जितने भी ह्यूमन रिसोर्स है उसको सिस्टमेटिकली रूप से अरेंज करना क्या कहलाता है, ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। या फिर सिस्टमेटिकली रूप से अरेंज्ड अगर कोई इंडस्ट्री है तो उसे ही आप ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। ठीक है, कह सकते नहीं हैं बल्कि उसे ही कहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। तो आपको पता चल गया कि ह्यूमन रिसोर्स को सिस्टमेटिकली रूप से अरेंज्ड वाला फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन आपको पता चल गया। अब क्या पता करने हैं, तो सिस्टमैटिक जो भी यहाँ पे है क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में आपको देखना है। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो होता है जिसको शॉर्टकट में ओ बोलते हैं, वो क्या हुआ, तो आपके यहाँ पे सिस्टमैटिकली ढंग से जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है आपके सामने उपस्थित है। सबसे ऊपर क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, तो CEO होता है, ठीक है, या फिर MD होता है। उसके बाद का जो पद होता है वो देख लीजिए, डायरेक्टर ऑपरेशंस वाला पद होता है, डायरेक्टर मार्केटिंग वाला पद होता है। सभी बड़े बड़े, सबसे बड़े बड़े अधिकारी है, ठीक है। डायरेक्टर अकाउंट्स एंड फाइनेंस को मैनेज करने वाला यहाँ पे अधिकारी होगा। फिर डायरेक्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने वाला। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में सारे लोग यहाँ पे सबसे ऊपर वाले पदों में गिने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे ऊपर क्या है, सबसे ऊपर है आपका COE, उसके बाद है डायरेक्शनल ऑपरेशन, डायरेक्टर मार्केटिंग का, डायरेक्टर अकाउंट और फाइनेंस का, डायरेक्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का। अब इसमें भी बहुत सारे पार्ट यहाँ पे दे दिए गए हैं। डायरेक्टर ऑपरेशंस में उसके नीचे का पद हुआ GM, जिसको आप जनरल मैनेजर बोल सकते हैं, या फिर मैन्युफैक्चरिंग वाला डिपार्टमेंट में जनरल मैनेजर होगा। GM होगा जो क्वालिटी टेस्टिंग करे। चीफ प्लांट मैनेजर होगा उसके नीचे वाला पद, उससे नीचे मैनेजर या फिर वर्कर होगा, ठीक है। तो जिसके पास जैसा क्वालिटी उसे सिस्टमेटिकली रूप से अरेंज कर दीजिए, उसे ही ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बोला जाता है। और इसे आप लोग कॉपी में लिख लेंगे, बिल्कुल आप इसे कॉपी में अपने उतारेंगे और याद करेंगे कि सबसे ऊपर CO, उसके बाद नीचे का ए रहा आपका डाउनवर्ड मैनेजिंग स्ट्रक्चर में, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी सारे यहाँ पे अधिकारी होते हैं उसका ढांचा, ठीक है। ये आपने ढांचा देख लिया, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा आपने देख लिया। आपने ऑर्गेनाइजेशन भी समझ लिया जो कि सिस्टमेटिक रूप से सारा लेवल का अपना अपना एक डिपार्टमेंट बना दिया गया है। ह्यूमन रिसोर्स हो, उसको सभी को उसके कौशल के आधार पे, उसके वर्किंग कैपेबिलिटी के आधार पे, उसके यहाँ पे शारीरिक क्षमता के क्या बोलते हैं, नॉलेज के आधार पे यहाँ पे उसके प्लेस को, उसको स्थान देना, उसे नौकरी देना, उसे उस कार्य में लगाना। अगर ऐसा कोई इंडस्ट्री है तो ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगा। अब मेरे प्यारे साथियों, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता चल गया है। अब इसे ही पढ़ लेंगे। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सिस्टमैटिक अरेंज्ड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स को सिस्टमैटिक रूप से अरेंज किया हुआ यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोला जाएगा। ऑफ इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव ए कॉमन बिजनेस ऑब्जेक्टिव। अब क्या है कि सिस्टमैटिक रूप से ह्यूमन रिसोर्स को अरेंज किया गया है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। किस लिए, तो किसी भी एक खास, एक सार्व बिजनेस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए। जैसा भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर कोई सर्फ बनाने वाला ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें यहाँ पे सर्फ का, डिटर्जेंट का ऑब्जेक्टिव का क्या हो गया, डिटर्जेंट हो गया,
तो सारे लोग किस कार्य में लगे हुए हैं, तो डिटर्जेंट बनाने में। किसी अगर मैन्युफैक्चरिंग कार का वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे सारे लोगों का कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, कार को क्रिएट करना, मैन्युफैक्चरिंग करना। तो ये चीज़ें हो गए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या है, इट आउटलाइंस, यह जो है वो बताता है, क्या बतलाता है, द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सो डैट द वर्क एंड इंफॉर्मेशन फ्लोस सीमलेसली। ये बता रहा है कि किसी भी, सभी का रोल बता रहा है, एवरी मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सभी जो भी सदस्य है ऑर्गेनाइजेशन में, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका रोल बता रहा है कि कार्य को और जानकारी को किस प्रकार से किया जाए कि वह स्मूथ सिमलेस, उसमें कोई रुकावट ना हो, ठीक है, उस कार्य को होने में। इंश्योरिंग द स्मूथ फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, इससे यह श्योर हो सके, इससे यहाँ पे एकदम साबित हो ही जाए कि जो फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन का वो कार्य स्मूथली चल रहा है, ठीक है, सारा सुचारू रूप से हो रहा हो। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आप ये देख रहे हैं, यहाँ अगला पॉइंट क्या बताया गया है, द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ्टेन शोज द चैन ऑफ कमांड एंड हाउ इंफॉर्मेशन मूव्स विद इन द कंपनी। चैन ऑफ कमांड क्या होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में यह प्रायः यह शो किया जाता है, शो होता ही है चैन ऑफ कमांड का, कि इंफॉर्मेशन जो है वो कंपनी में कहाँ कहाँ मूव करेगा। मान लीजिए ये रहा आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इसमें किस व्यक्ति को, वर्कर को अगर कोई समस्या आ रही है तो किसे यहाँ पे इन्फॉर्म करना है, वो होता है यहाँ पे चैन ऑफ कमांड में, कि अगर किसको रिपोर्ट करना है और किसको इन्फॉर्म करना है, ठीक है। अगर कोई बड़ा अधिकारी होगा वो इंस्ट्रक्शन देगा अपने छोटे अधिकारी को, और जो छोटा अधिकारी होगा या फिर वर्कर होगा वो अपने से ऊपर वाले पद वाले व्यक्ति को क्या करेगा, तो आज उसने जो भी काम किया है उसका रिपोर्टिंग देगा कि मैंने इतना इतना कार्य कर दिया है। तो आपको यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में सारे लोगों को जो पता होता है कि किसे इन्फॉर्म करना है, किसे रिपोर्ट करना है, ठीक है, और कंपनी में जानकारी किसे मूव करना है, ये सभी बताया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का ये फ़ायदा है। नेक्स्ट क्या है, एम्प्लॉयज वांट टू अंडरस्टैंड देयर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी लेबर है, जो भी एम्प्लॉयज है, उसको जॉब का रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में अंडरस्टैंड हो, उसे पता हो, ठीक है, उसे इच्छा होना चाहिए कि उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे पता हो। whom they report to, वही जो किसको उसे रिपोर्ट करना है, किसको डिसीजन देना है, कैन शुड मेक एंड हाउ दे इंटरेक्ट विथ अदर पीपल एंड टीम्स विद इन द कंपनी। उसे कब कब और किस टीम से इंटरेक्ट करना है उसे उसके बारे में पता होना चाहिए। एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्रिएट दिस फ्रेमवर्क, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसमें यही तो फ्रेमवर्क क्रिएट होता है। मान लेते हैं ए व्यक्ति है, बी व्यक्ति है, सी व्यक्ति है, तो ए व्यक्ति को अगर जानकारी देना है सी व्यक्ति को, तो वो बी के पास नहीं जाएगा, वो ए सी के पास ही उसका जानकारी पहुंचना चाहिए। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में अगर आप फॉलो करते हैं तो यह फ़ायदा है उसका, ठीक है। अब मेरे प्यारे साथियों, यही चीज़ों को आप हिंदी में भी देख सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन को आप संगठन कह सकते हैं, स्ट्रक्चर को संरचना कह सकते हैं। तो यह एक मानव संसाधनों का व्यवस्थित व्यवस्था है ताकि सामान्य व्यावसायिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके, ठीक है। सामान्य जो भी कंपनी का मेन गोल है उसे प्राप्त किया जा सके। यह संगठन के प्रत्येक सदस्यों की भूमिका और जिम्मेदारियों को रेखांकित करता है, किसका क्या कार्य है, किसकी कौन सा जिम्मेवारी है, उसको बताता है क्या संगठन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ये बतलाता है, ताकि काम और सूचना निर्बाध रूप से प्रभावित हो, बिना किसी रुकावट के जो भी कार्य है वो एकदम सही से चले।
जिससे संगठन का सुचारू कामकाज सुनिश्चित हो सके। कामकाज जो है वो सुचारू रूप से एकदम हो ही जाए। अब क्या है, संगठनात्मक संरचना अक्सर कमांड की श्रृंखला दिखाती है। कंपनी के भीतर जानकारी कैसे चलती है उसके बारे में पता चलता है। कर्मचारी अपने नौकरी की जिम्मेदारी को समझना चाहते हैं। वे किसे रिपोर्ट करते हैं, क्या निर्णय ले सकते हैं और क्या लेना चाहिए, और वो कंपनी भीतर अन्य लोगों और टीमों के साथ कैसे बातचीत करते हैं। एक संगठनात्मक संरचना इस ढांचे का निर्माण करती है। एक संगठनात्मक संरचना नौकरी की जिम्मेदारी रैंकिंग के अनुसार संगठन के कार्यबल की व्यवस्था है। किसी संगठन के उचित कामकाज को सुनिश्चित करता है। कमांड और वर्क फ्लो की अपनी श्रृंखला स्थापित करना है। देखिए, संगठनात्मक संरचना त्वरित निर्णय लेने में सक्षम बनाती है और कर्मचारियों के बीच बेहतर समन्वय और संचार के परिणाम स्वरूप उत्पादकता में वृद्धि लाती है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो इस वीडियो में इतना ही हम लोग देखेंगे, ठीक है। जो अंत में मैंने 4 टॉपिक पढ़ा उसका अंग्रेजी ये है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या अरेंज रहता है ऑर्गेनाइजेशन का वर्क फोर्स किसके अकॉर्डिंग, तो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी के रैंकिंग के कौन उच्चायुक्त पर बैठा व्यक्ति है और किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सभी अरेंज्ड रहता है। वर्क फोर्स अकॉर्डिंगली होता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। इट इंश्योर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बाय इस्टेब्लिश इट्स चैन ऑफ कमांड एंड वर्क फ्लो। यह आपको इंश्योर करता है प्रॉपर फंक्शन का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिशिंग कब हुआ है, चैन ऑफ कमांड और वर्क फ्लो के बारे में इंश्योर करता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इनेबल क्विक डिसीजन मेकिंग। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से आपको क्विक डिसीजन, तुरंत आपको डिसीजन लेना है उसमें मदद मिलता है, आपको इनेबल करता है। एंड बेटर कोऑर्डिनेशन एंड कम्बिनेशन, किस प्रकार से कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाया जाए, कम्बिनेशन को, अपना मौखिक स्किल को अपने एम्प्लॉय के मध्य जो भी बेटर कम्युनिकेशन बनाने हैं, कोऑर्डिनेशन और कम्बिनेशन बनाने हैं किसके मध्य, तो एम्प्लॉयज़ के मध्य, जिससे कि आपका जो भी प्रोडक्टिविटी है उसका परिणाम जो है वो इन्हेंस्ड होगा, वो बढ़ेगा, उत्पाद जो है वो बढ़ेगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग जो है वो देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।